देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, हम लोग बैच कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग में EBQ, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 1 2 3 ये सब कर लिया था। अभी हम लोग को करना पड़ेगा इलस्ट्रेशन 5 से। यहाँ पर 4 तक हो गया था। 4 तक हो गया था, यहाँ 5 से करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो EBQ का मतलब होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है, पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। EBQ, जैसे हम लोग EOQ करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैसे ही EBQ भी होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। EBQ क्या होता है? EBQ का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म तो हो गया इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब होता है चीपेस्ट, ठीक है। और बैच क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा कि हमें ऐसा बैच में प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बैच में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक पीस का भी नहीं करते, एक बैच करते, ठीक है। एक बैच में अब जितने सारे प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ आवर मशीन, हो या फिर जो भी हो ह्यूमन बीइंग के थ्रू से हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, एक बैच में या एक लॉट में जितना सारा प्रोडक्शन करते हैं, वो बैच साइज हमारा क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पढ़ते हैं। हमारा बैच साइज ऐसा होना चाहिए ताकि मतलब प्रोडक्शन करते हुए हमारा मेनली दो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब हो गया कि सेटअप, जब मशीन वगैरह सेटअप हो रहा है उसके लिए जो कॉस्ट लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि हम लोग जब एक एक बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस बैच को कैरी करने का खर्चा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कैरी। कैरी करने का खर्चा इन द सेंस हो गया कि जो भी बैच में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर हम लोग का कैरिंग एक्सपेंसेस, जैसे मेटेरियल में होता था ना, मेटेरियल में कैरिंग कॉस्ट क्या क्या लगता था, मेटेरियल में कैरिंग कॉस्ट लगता था हम लोगों का जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, मेटेरियल को स्टोर करने का स्टोरेज कॉस्ट। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर मेटेरियल के जगह हम लोग का हो जाएगा एक एक बैच को जो है स्टोर करने का, कैरी करने का खर्चा, ठीक है। तो सेटिंग अप कॉस्ट जो है ये हमारा कब इंक्रीज हो सकता है, सेटिंग अप कॉस्ट हमारा तब इंक्रीज होगा अगर हम लोग ज्यादा बैच में प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग लार्ज बैच साइज होगा, सपोज अगर लार्ज है बैच साइज, ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट हायर हो जाएगा, हायर हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। अगर हम लोग का बैच साइज है स्मॉलर, ठीक है, तो वहां पर हम लोग का हो जाएगा लोअर कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट के लिए हो जाएगा बैच साइज अगर लार्ज है तो हो जाएगा अच्छा मैंने तो सेटअप कॉस्ट लिखा था ना, तो यहाँ पर लिख दिया गलती से, ये कैरिंग कॉस्ट के यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो लार्ज बैच साइज होने से हम लोग का सेटअप कॉस्ट क्या होगा वो लिखना चाहिए, मैंने सेटअप कॉस्ट के नीचे लिखा है लोअर सेटअप कॉस्ट होगा। इसका मतलब समझते हैं, बैच साइज जितना बड़ा होगा, जैसे अगर हम लोगों को 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग 100 यूनिट को 50 यूनिट में प्रोडक्शन करेंगे तो दो बार करने से हो जाएगा, दो बैच में प्रोडक्शन करने से हो जाएगा, ठीक है। तो सेटअप भी दो बार ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग 10 10 यूनिट करके करेंगे तो हम लोग को कितना बार, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, ठीक है। तो हमें 10 10 10 10 यूनिट करके जो है प्रोडक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं, एक बैच में अगर 10 यूनिट करके रख रहे हैं हम लोगों को, अगर 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, इन दैट केस हम लोग का कितना बार सेटअप करना पड़ेगा? हर बार, हर बैच के आगे एक सेटिंग अप कॉस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा? सेटअप कॉस्ट हो जाएगा। तो बैच साइज जितना स्मॉलर होगा हम लोगों का हायर हो जाएगा सेटअप कॉस्ट, हायर सेटअप कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना बार सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा। और अगर कैरिंग कॉस्ट का देखें तो कैरिंग कॉस्ट का क्या हो जाएगा? कैरिंग अगर लार्ज है बैच साइज, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हायर कैरिंग कॉस्ट। और अगर स्मॉलर है बैच साइज तो हम लोग का लोअर हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब हो जाएगा मेंटेनिंग, जो है इन्वेंट्री को मेंटेन करने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, कैरिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग ए गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अगर हम लोग जो भी हमारा इन्वेंट्री है, ठीक है, तो इन्वेंट्री को कैरी हम लोग जो कर रहे हैं उसके लिए जो खर्चा लग रहा है, जैसे हम लोगों ने मटेरियल में पढ़ा था वैसा ही। और सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब हो गया कि सेटिंग अप कॉस्ट को प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग ऐसे भी बोला जाता है, सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहाँ पर हो जाएगा कि कोई भी मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले जो सेटअप होता है, मशीन सेटअप खर्चा हो सकता है, या फिर कुछ और, जैसे प्रोडक्ट को अरेंज करना है, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, एक के बाद एक रखना, ठीक है, तो वो हो जाता है हम लोग का। जैसे बेकरी आइटम का भी होता है कि किस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप उसका होता है, उसका पहले बैटर रेडी करो, उसके बाद एक एक प्लेट में उसे सजाओ, फिर उसके बाद उसे बेक करो, एक टाइम होगा, तो वो प्रोसेसिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही हो जाता है लार्ज बैच साइज जो है, अगर बैच साइज जितना बड़ा होगा सेटअप उतना कम बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये कैरिंग कॉस्ट और ये इनमें रिलेशन हमेशा क्या होता है? हमेशा ऑपोजिट होता है। ये एक ट्रेड ऑफ सिचुएशन है। ट्रेड ऑफ सिचुएशन का मतलब है कि ऑपोजिट सिचुएशन को हमें सिमिलर कैसे करना है, क्योंकि यहाँ लार्ज बैच साइज पे एक लोअर कॉस्ट, यहाँ पर लार्ज बैच साइज पे हायर कॉस्ट, ठीक है। तो हमें लार्ज बैच साइज में प्रोडक्शन करने से कैरी सेटिंग अप कॉस्ट में बेनिफिट है, बट कैरिंग कॉस्ट में हमारा लॉस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इक्वल ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा बिटवीन सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में, ताकि हाँ, और ये करने का एक ही तरीका है, हम लोग अगर बैच क्वांटिटी जो है वो अगर इकोनॉमिक लेंगे, मतलब सबसे चीपेस्ट बैच क्वांटिटी में अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, मतलब ऐसा बैच क्वांटिटी जहां पर सेटिंग अप कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट हो। वैसे ये हमेशा होना मुश्किल है, ये होना मुश्किल होता है, सिर्फ एक ऐसा साइज होता है बैच साइज जिसमें ये हो सकता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोलेंगे, मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पर ये जो है दो ऑपोजिट सिचुएशन जो है वो एक हो जाएगा, ठीक है, जहां पर कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट इक्वल हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल ईओ क्यू के तरह होता है, वहां पर डिटेल्स में मेरा बोला हुआ है, तो वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 इंटू ए ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। अब किसी किसी जगह पे ए की जगह कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, डी भी लिखा हुआ रहता है किसी किसी जगह पे। अच्छा, एस का मतलब होता है सेटिंग अप कॉस्ट, और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को कैरी करने का एक साल का खर्चा, ठीक है। तो यही हम लोग को कैलकुलेट करना है अभी आगे जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या बोला है? गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग नील।
गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या बोला है हम लोगों का, देखो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा जो समझाया दैट इज ईबीक्यू समझाया, जो भी हम लोग करेंगे, ठीक है, ये यो क्यू से ही बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। वहां पर हम लोग रॉ मटेरियल कैसे खरीदे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें खरीदना चाहिए। यहाँ पर भी हमें बैच साइज, कैसे बैच साइज में प्रोडक्शन करना चाहिए, इकोनॉमिक बैच साइज में प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब एक बैच में कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करे ताकि हम लोग का सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए, ठीक है। तो सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब होता है कि हर प्रोडक्शन के पहले जो सेटअप किया जाता है उसका खर्चा। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको कैरी करने का खर्चा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 5, यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, मंथली डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट 500 यूनिट, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच 60 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, डिटरमाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। हम लोग को ईबीक्यू प्रिपेयर करके देना है, मतलब ईबीक्यू का मतलब हम लोग एक बैच में कितना प्रोडक्शन करें ताकि हम लोग का जो सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ईबीक्यू का फॉर्मूला बिल्कुल ईओ क्यू के तरह ही है, बस जो है लिखने का तरीका अलग है। 2 इंटू ए भी लिख सकते हो या डी भी लिख सकते हो, किसी किसी जगह पे तुम लोग को ए मिलेगा, कहीं स्टडी मैट में कहीं पर डी भी मिल सकता है, तो ए लिखो डी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट सही होना चाहिए। एस यहाँ पर जरूर लिखेंगे क्योंकि सेटिंग अप कॉस्ट हर जगह पे वही यूज होता है। और सी, सी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें बोला है कि एनुअल डिमांड क्या है, हम लोग को बोला है कि 500 मंथली डिमांड है, तो एनुअल डिमांड के हिसाब से ये निकल के आता है, तो यहाँ पर इंटू 12 करेंगे। इसका मतलब सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच 60 रुपीज, ठीक है, हमें पर बैच ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। एक बैच को सेटअप करने का कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच होता है हमेशा, ठीक है। एक बैच को सेटअप करना, सेटअप मतलब प्रोसेसिंग के पहले का जो भी रेडी करना होता है उस पे जो खर्चा जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेटिंग अप कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, अब मैन्युफैक्चर करने का खर्चा कितना है, 20 रुपीज करके पर यूनिट का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है 10% पर एनम। हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जो मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट जो रुपीज आ रहा है 20 रुपीज, जैसे वहां पर हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उस पे कैरिंग कॉस्ट लगाते हैं, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट लगेगा जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस फिनिश गुड्स के ऊपर कैरिंग कॉस्ट लगेगा, उसको कैसे कैरी किया जाएगा। तो 20 और इस पे क्या हो जाएगा 10% पर एनम, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, ठीक है। तो एक यूनिट प्रोडक्शन करने का यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर लगेगा हमेशा, तो 20 रुपीज एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने का खर्चा, और उसको कैरी करने का 10% पर एनम, और हमें पर एनम भी चाहिए तो पर यूनिट पर एनम हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 into 500 into 12 into 60 divided by 20 divided by 10% ছশো হবে ইকুয়াল, হ্যাঁ কত হচ্ছে, 600। 600। हम्म, ये हो जाएगा हम लोग का 600, ठीक है, 600 हो जाएगा, 600 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट मतलब हम लोग अगर एक बैच में 600 यूनिट करके प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का सेटिंग अप कॉस्ट भी सही, सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईबीक्यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखो क्या बोला है, मेसर्स केबीसी बियरिंग committed to supply 48,000 bearing per annum to Messrs KMR fans on a steady daily basis। तो बोला है कि मेसर्स केबीसी बियरिंग जो है ये कंपनी है, ठीक है, इन्होंने कमिटमेंट कर रखा है कि 48,000 बियरिंग्स पर एनम, मतलब हर साल साल में 48,000 बियरिंग सप्लाई कर देंगे, मतलब ये डिमांड या ए एनुअल डिमांड जो भी बोलो, किसको करेंगे, टू मेसर्स केएमआर फैंस ऑन ए स्टेडी डेली बेसिस, ठीक है, डेली बेसिस पे सप्लाई करेंगे, और ये ईयरली डिमांड है, ठीक है, ईयरली 48,000 चाहिए। अब डेली बेसिस में उनका अपने आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि पर डे कितना करके दे रहा है, लेकिन ईयरली इतना इनको मतलब अवेलेबिलिटी रखना पड़ेगा, साल में 48,000 का सप्लाई करना पड़ेगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट वन एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट हो गया, पर बियरिंग पर मंथ, ठीक है। ये क्या दे दिया है, एक बियरिंग को
कैरी करने का खर्चा जो है वो 1 रुपीज पर मंथ है, लेकिन हमें ये पर मंथ पर बियरिंग पर एनम चाहिए, क्योंकि हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए। यूनिट तो यहाँ पर बियरिंग है, लेकिन पर मंथ तो नहीं चाहिए, हमें पर एनम चाहिए। एनम चाहिए तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन, सेटअप कॉस्ट पर रन मतलब एक बार मशीन पूरा चलेगा उसके पहले जो सेटअप होता है, एक एक रन पे सेटअप कॉस्ट जो है वो है 3200। डिटरमाइन द ऑप्टिमम रन साइज, ऑप्टिमम का मतलब हो गया ईबीक्यू, ठीक है, ईबीक्यू तो ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ऑप्टिमम का मतलब ही होता है कि सही तरीके से यूटिलाइज करना। ये तुम लोग इकोनॉमिक्स कभी पढ़ते हो तो उसमें भी देखोगे ऑप्टिमम रिसोर्स का बात बहुत आता है कि हमें अपना रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। जो है उसके अवेलेबिलिटी को सही तरीके से यूटिलाइज, ना तो वेस्ट करना चाहिए ना तो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करना चाहिए। तो वही चीज होता है ऑप्टिमम मतलब ईबीक्यू यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 6, तो यहाँ पर ईबीक्यू ही पूछा है लेकिन लैंग्वेज दे दिया है कि ऑप्टिमम साइज यानी कि इकोनॉमिक। 2a/c, 2a का मतलब हो जाएगा 48,000, क्योंकि हमें एनुअल डिमांड चाहिए, एनुअल तो एनुअल 48,000 है, ठीक है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट जो सेटिंग अप कॉस्ट जो है वो सेटिंग अप कॉस्ट पर सेटअप चाहिए, वो दे रखा है 3200। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट का है ₹1 पर यूनिट पर एनम चाहिए, और 1 मंथ का है हम लोगों का 1 रुपीज, तो पर एनम का हो जाएगा इंटू 12, ठीक है। तो ये 12 रुपीज हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 × 48,000 इंटू 3200 डिवाइडेड बाई 12, ये जितना भी आ रहा है रूट कर दो। ये आ रहा है 5060, ये 0.6 है तो 1 ऐड कर देते हैं, 5060 हो जाएगा यूनिट। ये हो गया हम लोग का ईबीक्यू, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोल रहा है कि एक बार हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैन्युफैक्चर जो करेंगे उसमें गैप कितने का होना चाहिए। मतलब हम लोगों को पूरे साल भर में 48,000 बियरिंग जो है वो सप्लाई देना है। अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे एक बैच में 5060 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बार प्रोडक्शन करने के बाद कितने दिन बाद या कितने मंथ बाद हमें सेकेंड टाइम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग को पहले ये पता करना है कि हमें टोटल कितना बार प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन, कितना बार हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा अगर हम लोग एक बैच में 5060 यूनिट जो है प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का टोटल डिमांड है कितना, 48,000, 48,000 बियरिंग। अगर हम लोग एक बार में 5060 यूनिट बियरिंग जो है ये प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें कितना बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा ये डिमांड फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 48,000 डिवाइडेड बाई 5060, तो यहाँ पर आंसर आता है 9.486, मतलब 9.49। और हम लोग इसको 10, ये एक्चुअली 9.49 है तो इसको 9.49 रन्स लिख दो, या फिर अगर चाहो तो इसको राउंड अप अगर करना चाहते हो तो 10 रन्स भी लिख सकते हैं, दोनों सही होता है इसमें दोनों में, लेकिन आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो अलग आएगा 9.49, क्योंकि रन्स हो जाता है तो पॉइंट की जगह हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके भी इसको आंसर कर सकते हैं। वैसे ये पॉइंट के बाद 4 है, 5 होता है तभी ये 10 होता है, वो बात सही है, लेकिन अगर चाहो तो इसको 10 लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेस्ड है, कंफ्यूजन होता है तो छोड़ो 9.49 ही लिखो, नहीं तो तुम लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि हम लोग 9 भी तो लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। छोड़ो, जो भी आ रहा है हम लोग वही लिख रहे हैं, 9.49 रन लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन मतलब 5060 यूनिट करके अगर एक एक बैच में प्रोडक्शन करेंगे तो हमें लगभग इतना बार प्रोडक्शन, इतना बार, ठीक है, ये टाइम से इतना बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि हमें कितना बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है कि कितना एक प्रोडक्शन करने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन कब करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटरवल, मतलब गैप, इंटरवल बोल लो या फिर गैप बोल लो, बिटवीन टू रन्स,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 365 डेज, अगर हम लोग डेज में आंसर देना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई 9.49 रन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 49 रन। उस केस में आंसर आ रहा है 38.46। ठीक है, 38.46 डेज। ठीक है, इतने दिन बाद हम लोग, मतलब एक बार मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर 38.46 डेज बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 डेज बाद हम लोग नेक्स्ट फिर प्रोडक्शन करेंगे। ये कैसे समझ में आया? हम लोग को ये पता है, जैसे मान लो अगर हमें 1000 पीसेस जो है मेडिसिन बनाना है, ठीक है, 1000 पीसेस मेडिसिन बनाना है, हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, हम लोग का ईबीक्यू आ रखा है 100 पीसेस। ठीक है, मतलब हम लोग 100 करके बनाएंगे, तो कितना बार हमें मशीन चलाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 कर लेते, मतलब 10 टाइम्स। ठीक है, 10 बार में ये हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर हम लोग एक बैच में 100 जो है 100 मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 10 बार प्रोडक्शन करेंगे तो पूरे साल में गैप क्या होगा प्रोडक्शन का, पहले बार प्रोडक्शन करने के कितने दिन बाद हम लोग दूसरा प्रोडक्शन करेंगे, तो ये हो गया 365 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 36.5, मतलब एक बार प्रोडक्शन करने के 36.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 37 डेज बाद फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन होगा, फिर 37 डेज बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन होगा। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर मेडिसिन की जगह कुछ और दे रखा है बस, और तो कुछ नहीं, और इसका डेटा जो है अपने हिसाब से अलग दे रखा है। तो वही होता है कि इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन। फिर बोल रहा है फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये देखो, इसके लिए हमें ईओक्यू जो कंसेप्ट होता है ना मटेरियल का, वो अगर पता है तो ये इजीली समझ में आएगा, बाकी देखो यहाँ पर भी समझ में आएगा। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है मटेरियल को होल्ड करने का खर्चा। होल्डिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज मटेरियल पे निकलता है। ठीक है, तो हाफ, यहाँ पर तो मटेरियल नहीं, यहाँ पर हमारा ईबीक्यू हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ईबीक्यू, ऐसे ईबीक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये होता है। ठीक है, इन्वेंट्री को कैरी करने का खर्चा, और हाफ इंटू ईबीक्यू का मतलब होता है एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो हाफ इंटू 5060 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 12 रुपीज, तो ये हो गया 5060 इंटू 6, 5060 इंटू 6। ठीक है, तो 30,360, 30,360 ये हो जाएगा हम लोगों का मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, ये इन्वेंट्री हमें होल्ड करना है पूरे साल भर में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये तो लगेगा ही, एक यूनिट को कैरी करने का एक साल का खर्चा, तो कितना यूनिट कैरी करना पड़ेगा, वैसे तो 5060, लेकिन इसका एवरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो 5060 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज करने का मतलब डिवाइडेड बाई 2 ही क्यों हुआ, क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 जैसे होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, तो उसी तरह से तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग क्लोजिंग तो यही रहेगा ना, 5060 यूनिट ईबीक्यू, एक्चुअली ईबीक्यू को यहाँ पर होल्ड करना होता है, तो एवरेज ऑफ ईबीक्यू कर दो इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन है देखते हैं, ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देखो यहाँ पर क्या बोला है, a company has an annual demand for a single customer for 50,000 लीटर ऑफ ए पेंट प्रोडक्ट, ये हो गया एनुअल डिमांड। ठीक है, कंपनी का एक कस्टमर है जिसका एनुअल डिमांड है कि 50,000 लीटर ऑफ पेंट प्रोडक्ट इसको सप्लाई देना है इनको। ठीक है, डिमांड आ रहा है, द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप ऑफ ए रेंज ऑफ कलर टू बी produced in a continuous production run after which a setup of the machine will be required to accommodate the color change। ये सब डिटेल्स दिया है इनके प्रोडक्शन का, बोल रहा है कि टोटल डिमांड हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं, टोटल डिमांड है रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, हमें अलग अलग रेंज ऑफ कलर बता दिया। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन जो है कलर है, लिक्विड लीटर्स में है तो लिक्विड प्रोडक्ट होगा पेंट कलर। ठीक है, तो अलग अलग कलर का प्रोडक्शन करके देना है, बोल रहे हैं एक तरह का कलर प्रोडक्शन होने के बाद
दूसरे तरह का कलर जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर से मशीन को अलग से सेटअप करना पड़ता है। वो बता रहा है कि सेटअप का खर्चा होता है, ठीक है। द टोटल आउटपुट ऑफ ईच कलर विल बी स्टोर्ड एंड देन डिलीवर टू द कस्टमर। फिर जो टोटल आउटपुट आता है उसको स्टोर करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है सिंगल लोड इमीडिएटली बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट कलर कमेंसेस। नेक्स्ट कलर प्रोड्यूस होने के पहले जो कलर प्रोड्यूस्ड हो चुका है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमारे फिलहाल काम का नहीं है, ये इनका बिजनेस प्रोसेस बता रहा है, ठीक है। ये सब स्टोरी दे रखा है कि कैसे करके ये अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। हम लोग को बोल रहे हैं सेटअप कॉस्ट, देखो क्या बोल रहे हैं, 100 पर सेटअप। हर बार अलग अलग कलर का प्रोडक्शन करने के लिए मशीन जो सेटअप मांगता है उसमें सेटअप करने का खर्चा आ जाता है 100 पर सेटअप, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सेटअप कॉस्ट। द सर्विस इज सप्लाइड बाय एन आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सर्विस सप्लाई कर रहा है कौन, एक आउटसाइड कंपनी, ठीक है। फिर बोल रहा है द होल्डिंग कॉस्ट आर रिक्वायर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस विच कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। बोल रहा है होल्डिंग कॉस्ट किस चीज का लग रहा है, एक रेंटेड स्टोरेज स्पेस है जहां पर रेंट देना पड़ता है 50 पर स्क्वायर मीटर के बेसिस पे हर साल का। ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर suitably स्टैक्ड। मतलब बोल रहा है ये कलर को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज लिया गया है, तो वो कैरिंग कॉस्ट ही होता है। क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट में आता है स्टोर कीपर का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, ठीक है। ये सब कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो कैरिंग कॉस्ट में क्या बोल रहा है कि स्टोरेज करने का जो जगह इन्होंने रेंट पे ले रखा है वो है, उसका रेंट है 50 पर स्क्वायर मीटर करके पर एनम। और एक जगह पे ईच स्क्वायर मीटर, हर स्क्वायर मीटर पे 250 लीटर जो है हम लोग कलर को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये कैलकुलेट करके देना पड़ेगा स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या होगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा हमारा पर यूनिट पर एनम आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7। यहाँ पर पहले लिखेंगे एनुअल डिमांड, क्योंकि हमें ईबीक्यू पूछा होगा, दिखा देते हैं, एक्चुअली ईबीक्यू ही पूछा है यहाँ पर। कैलकुलेट the total cost per year where batches may range from 4000 to 10000 लीटर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ डायरेक्ट ईबीक्यू तो पूछा नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेटअप कॉस्ट, ठीक है, पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4000 to 10000 लीटर इन मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर्स एंड हेंस चूज द प्रोडक्शन बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। मतलब वही ईबीक्यू तो पूछ ही लिया है लास्ट में कि मिनिमाइज, अच्छा नहीं, इसमें से पहले मिनिमाइज कॉस्ट पूछा है। बोल रहा है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन कुछ इस तरह से करें, बैच साइज क्या ले, 4000 से लेके 10,000 लीटर में बैच साइज, मतलब अगर हम लोग 4000 लीटर कलर प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर 5000 लीटर या 6 या 7 या 8 या 9 या 10, मतलब 4000 से लेके अगर 10,000 लीटर इस तरह के अलग अलग बैच में हम लोग प्रोडक्शन करें, जो कि हमेशा मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर होना चाहिए। इसलिए 4000 के बाद 4001 नहीं लेना है, 5000 ही लेना है, क्योंकि 5000 ही मल्टीपल ऑफ 1000 होगा। मल्टीपल ऑफ 1000 मतलब ऐसा डिजिट जो 1000 से फुल्ली डिविजिबल होता है, उसे बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 1000, ठीक है। तो 4000 के बाद 5000 ही ऐसा एक डिजिट है जो मल्टीपल ऑफ 1000 होगा। मतलब हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट करके देखो कि अगर हमारा बैच साइज हम लोग 4000 से लेके 10,000 के अंदर रखते हैं और वो भी मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर के बेसिस पे, तो हम लोगों का टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, और जो सबसे कम होगा वो कौन सा है, मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट कौन सा होगा, ये हमें बोल रहा है। मिनिमम कॉस्ट कौन सा होगा, टोटल कॉस्ट, वो हमें पूछा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो इसको एक बार हटा देते हैं, ये वाला। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके देना है प्रोडक्शन साइज, पहला क्वेश्चन, प्रोडक्शन साइज और बैच साइज। ये हमें बोला है एजम्पशन करो कि 4000 लीटर करके प्रोडक्शन कर रहे हो, या 5000 लीटर करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, या 6000, या 7000, 8000, 9000 एंड 10000, ठीक है। तो ये 10000 तक ही करेंगे क्योंकि इसका रेंज हमें वही दे रखा है 4000 टू 10000 लीटर्स, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 1000 बोला है, इसीलिए इस तरह का डिजिट हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग को बोला है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं सेटअप कॉस्ट पर एनम आता है, ठीक है। सेटअप कॉस्ट पर एनम आता है। यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट आएगा पर यूनिट पर एनम।
होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, और कौन सा मिनिमम होगा वो हम लोग को चेक करना है, वो तो हम लोग देख के ही चेक कर लेंगे कि कौन सा मिनिमम होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेटअप कॉस्ट देखते हैं। यहाँ पर सेटअप कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ देखो सेटअप कॉस्ट बोल रखा था 100 पर सेटअप, एक बार सेटअप करने पे 100 रुपीज का कॉस्ट खर्चा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है सेटअप कॉस्ट। यहाँ पर सेटअप कॉस्ट पर एनम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम लोग को नॉर्मली पता है कि सेटअप कॉस्ट कितना है, 100 पर सेटअप, यहाँ ब्रैकेट में दे देते हैं 100 पर सेटअप, एक बार सेटअप करने का 100 रुपीज लगता है। अब हमारा एनुअल डिमांड तो वही है, हमें 50,000 लीटर का एनुअल डिमांड फुलफिल करना है। अगर हम लोग 50,000 लीटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर बार 4,000 लीटर प्रोडक्शन करके, तो हमें कितने बैच में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 50,000 लीटर का डिमांड फुलफिल अगर करना चाहते हैं और एक बार में 4,000 लीटर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ये क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, 50,000 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, ये कुछ मेमोरी में सेट हो गया है, इस वजह से अपने आप अलग अलग डिजिट दिख रहा है। 50,000 डिवाइडेड बाई, अब ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाई 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12.5, तो इसका मतलब 12.5 टाइम्स हम लोग प्रोडक्शन करेंगे इंटू 100, ठीक है। इंटू 100 करने से ये एक सेटअप का खर्चा हो रहा है 100, तो 12.5 सेटअप का खर्चा कितना होगा, तो ये हो गया 1,250, ठीक है। 1,250 क्या बोला है कि सेटअप कॉस्ट हमें पता है एक सेटअप का 100 रुपीज, अगर 4,000 करके हम लोग प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं 50,000 का डिमांड फुलफिल करने के लिए, हमें 12.5 टाइम्स जो है सेटअप करना पड़ेगा। फिर देखो 50,000 का डिमांड फुलफिल करना है, और अगर हम लोग 5,000 करके एक एक बार में प्रोडक्शन करें तो हमें 10 टाइम्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और एक सेटअप का कॉस्ट 100 है, तो 10 सेटअप का कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा 1,000, ठीक है। सिमिलरली 50,000 डिवाइडेड बाई 6,000 into 100, 50,000 डिवाइडेड बाई 6,000 into 100, तो ये हो जाएगा 833 आ रहा है, चेक कर लो, 833 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 7,000 into 100 डिवाइडेड बाई 7,000 into 100, ये हो गया 714। फिर 50,000 डिवाइडेड बाई 8,000 into 100, 625 रुपीज, और ये हो गया 50,000 डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 100, 555, और 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, अगर हम लोग 50,000 का सप्लाई और एक बार में 10,000 प्रोडक्शन करना चाहते हैं एक एक बैच में, तो हमें 5 बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो 500 रुपए का खर्चा होगा। यहाँ से और एक चीज भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे जैसे हम लोगों का बैच साइज बढ़ रहा है हम लोग का सेटअप कॉस्ट कम होते जा रहा है, ये तो होना ही था, क्योंकि जितना बैच साइज बढ़ेगा उतना हम लोगों को जो है सेटअप कम चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग जल्दी प्रोडक्शन, मतलब हम लोग का बैच जितना बढ़ जाएगा, अगर मान लो एक कंटेनर में हम लोग 10 मेडिसिन एक बार में प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगर हमें 100 मेडिसिन चाहिए तो हमें 10 बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा बैच साइज मान लो एक बार में हो जाता है
50 का, ठीक है, एक जगह पे हम लोग 50 मेडिसिन प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो 100 डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें दो बारी जो है बैच का यूज करना पड़ेगा, यानी दो सेटअप चाहिए होगा, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 10 सेटअप। वही तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि हम लोग का सेटअप जो है, सेटअप कॉस्ट कम होता जाएगा, हमारा बैच साइज जितना बढ़ता जाएगा। जो मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया था कि बैच साइज जितना बड़ा होगा सेटअप कॉस्ट उतना कम होता जाएगा। ये प्रूव भी हो गया इस क्वेश्चन से। अब होल्डिंग कॉस्ट देखते हैं। होल्डिंग कॉस्ट अभी अभी मैंने सिखाया कैसे होता है, हाफ इंटू ईबीक्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ईबीक्यू क्या है, यहाँ पर ये हम लोग कौन से बैच में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, 4000, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, ये हम कैलकुलेट करके देते हैं, ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट बोल के। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये कितना होगा, देख लो। यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट जो है यहाँ पर दे रखा है, रेंटेड स्टोरेज स्पेस है 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। अच्छा, एक स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है 50 रुपीज, और एक स्क्वायर मीटर में हम लोग 250 लीटर को स्टोर कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड क्या बोलेगा, 250 लीटर को स्टोर करने के लिए हमारा खर्चा आता है 50 रुपीज, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर में, ईच स्क्वायर मीटर जो है, एक स्क्वायर मीटर में 250 लीटर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मीटर में होगा। ये देखो क्या बोल रहा है कि 50 पर स्क्वायर मीटर जो है पर एनम है, रेंट का खर्चा, ठीक है, रेंटेड स्टोरेज स्पेस है 50 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा बोल रखा है। और यहाँ पर हमें बोल रखा है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब यूनिटरी मेथड में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा देखते हैं, रुको एक मिनट। ये हो जाएगा 50, ये 50,000 बोल रहे, ये हो जाएगा 250, और 50 डिवाइडेड बाई 250 हो जाएगा। ये देखो 50 डिवाइडेड बाई 250 चेक करते हैं कितना आता है। ये हो गया 0.2, ठीक है, 0.2। समझाते हैं क्यों हुआ। ये देखो यूनिटरी मेथड से ही हुआ। यहाँ पर बोला है कि एक मिनट, मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया। ये रहा। हाँ, ये देखो यहाँ पर बोला है कि 50 स्क्वायर मीटर पर एनम खर्चा होता है, ठीक है, रेंटेड स्पेस का। और एक स्क्वायर मीटर 250 लीटर जो है वो कंटेन कर सकता है। तो 50 रुपीज का खर्चा हो जाएगा हमारा 250 लीटर को स्टोर करने के लिए। तो सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। 250 लीटर को स्टोर करने का हमारा खर्चा कितना आ जाएगा, 50 रुपीज। तो 1 लीटर को स्टोर करने का 50/250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50/250 यानी हो जाएगा 0.20। 0.20 हो गया होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ पर यूनिट है एक्चुअली लीटर, पर लीटर पर एनम। तो पर लीटर पर एनम का खर्चा हो जाएगा 0.20, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का एक स्क्वायर मीटर का खर्चा एक साल का आता है 50 रुपीज। गुड इवनिंग स्नेहाशिष। अच्छा देखो, यहाँ पर 1 लीटर का खर्चा आता है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग का स्टोरेज स्पेस जो है वो 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, एक साल में एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 50 आता है, ठीक है। तो 250 लीटर को स्टोर हम लोग कर सकते हैं एक स्क्वायर मीटर में, तो एक स्क्वायर मीटर में इतना लीटर स्टोर हो जाएगा, और एक स्क्वायर मीटर का खर्चा इतना आता है एक साल का। मतलब 250 लीटर को स्टोर करने का खर्चा 50 रुपीज आएगा, तो 1 लीटर का कितना आ जाएगा, तो 50/250 इस तरह से, ठीक है। तो 50/250 करने पे हम लोग का आंसर आ जाता है, यहाँ पर देखो ये आ गया 0.20, ठीक है। ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 0.20 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू 0.2, तो 2000 इंटू 0.2, तो ये हो गया 400 यहाँ पर।
तो टोटल कॉस्ट 400 प्लस 1250 मतलब 1650 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हाफ इंटू एवरेज, ठीक है, एवरेज बैच क्वांटिटी मतलब 5000 लेना पड़ेगा, इसका एवरेज करना पड़ेगा, और 0.20 ये तो फिक्स्ड है सभी के लिए, मतलब ये 0.10, तो ये हो गया 500 रुपीज। अच्छा, 500 प्लस ये हो गया 1500 का खर्चा टोटल कॉस्ट। फिर हाफ इंटू 6000 इंटू 0.20 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 600 रुपीज। तो 600 प्लस 833, तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 13 14, 8 9 10 11 13 14 15, नहीं ये कितना आ रहा है, एड 833 प्लस 600 कितना होगा? 1433, ठीक है, 1433। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अगेन, हाफ इंटू 7000 इंटू 0.20, तो फिर से वही 700 मतलब 1414, ये दोनों का टोटल करने से। फिर हाफ इंटू 8000 इंटू 0.20 मतलब 800 रुपीज, 800 प्लस 625, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 1425। फिर हाफ इंटू 9000 इंटू 0.20 मतलब 900, 900 प्लस 555, ये कितना हो जाएगा? 900 प्लस 555 देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 1455, 1455। अच्छा, फिर हाफ इंटू 10,000 इंटू 0.20, तो ये हो जाएगा 1000 मतलब 1500, ठीक है, ये टोटल कर लिया। अब हमें पूछा था मिनिमम कौन सा है, तो 1650, क्योंकि देखो जैसे भी करो डिमांड तो हमारा फुलफिल होगा, चाहे हम लोग 4000 यूनिट करके प्रोडक्शन करें या 5000 करके, लेकिन हमें वही वाला फॉलो करना चाहिए जिसमें हमारा मिनिमम कॉस्ट इनकर्ड होगा। तो मिनिमम कौन सा हो रहा है? ये 1650, 1500, 1433, 1414, 1425, ये वाला, ये मिनिमम हो रहा है, देख लो ये मिनिमम हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा में हम ऐसे लाइन नहीं लगाते, ये वाला देख लो, ये मिनिमम हो रहा है। तो मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट किस में आ रहा है, मतलब मिनिमम टोटल कॉस्ट, सॉरी बार बार होल्डिंग बोल रहे हैं, मिनिमम टोटल कॉस्ट आ रहा है ये वाला 1414, दैट इज 7000 का बैच। अगर हम लोग का एक बैच में 7000 यूनिट प्रोडक्शन होगा तो ये सबसे मिनिमम कॉस्ट हमें देगा, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने ईबीक्यू करके नहीं निकाला है, जस्ट हम लोगों ने 4000 से लेके 10,000 का एक रेंज डिसाइड करके बनाई, ये क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज देख सकते हो कि जो हम लोगों का जितना होल्डिंग कॉस्ट जो है, ये तो पर यूनिट पर एनम सब जगह पे सेम है, इस पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग का एवरेज इन्वेंट्री जितना कम होगा, ठीक है, कम कब होगा एवरेज इन्वेंट्री? हम लोगों का बैच साइज जितना बड़ा होगा, हम लोगों का एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट उतना कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है 2000, ठीक है, 2000 यूनिट को स्टोर करने का खर्चा 400, लेकिन अगर हम लोग का 5000 डिवाइडेड बाई 2 होता है यानी 2500, जितना ज्यादा इन्वेंट्री हो जाएगा हम लोग का स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3000 हो रहा है तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, यहाँ पर 3500 तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, यहाँ 4000 तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, यहाँ पर कितना हो गया 4500 तो स्टोरेज कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5000 तो स्टोरेज कॉस्ट और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग का कैरिंग कॉस्ट और जो सेटअप कॉस्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि हम लोग का जितना बैच साइज ज्यादा होगा, ठीक है, बैच साइज जितना ज्यादा होगा सेटअप कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन बैच साइज जितना ज्यादा होगा उस बैच को कैरी करने के लिए हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट होता है, तो इसीलिए तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईबीक्यू। तो जो भी हमारा पहला आंसर तो निकल के आ गया कि हम लोग का मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा। अच्छा, अब देखते हैं, सॉरी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बोल रहे हैं, हम लोग का मिनिमम जो है टोटल कॉस्ट क्या होगा, ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है यूज द इकोनॉमिक बैच साइज, अब हमें बोल रहा है ईबीक्यू निकालो, कैलकुलेट द बैच साइज विच विल मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये तो हम लोगों ने अपने रेंज के हिसाब से निकाला। अगर हम लोग इसी को ईबीक्यू करके करते हैं तो हम लोग का मिनिमम कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं ईबीक्यू, ई बी क्यू, 2 into A into S डिवाइडेड बाई डी। ए का मतलब एनुअल डिमांड, ठीक है, तो एनुअल डिमांड तो हमारा जैसा था वैसा ही है, यानी कि कितना बोला था 50,000 लीटर, ठीक है। अच्छा, सेटअप कॉस्ट भी जैसा था वैसा ही होगा, 100 पर सेटअप है,
और यहाँ पर हो जाएगा 0.20। तो ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते। 2 × 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.2 और इसका रूट यानी 7071 आ रहा है। ठीक है, 7071 आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, 7071 ही लिख देते हैं। ठीक है, 7071 लीटर। अगर हम लोग 7071 लीटर करके प्रोडक्शन करते हैं एक एक बैच में, तो उस केस में हम लोग का जो है प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट जो है हम लोग का सेटअप कॉस्ट बोलो या जो भी कॉस्ट बोलो, मतलब टोटल कॉस्ट हम लोगों का क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट हम लोग का मिनिमम आ जाएगा। चेक करते हैं इसके बाद क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये सेकंड वाला आंसर निकल गया। थर्ड क्या बोला है? अच्छा, थर्ड पॉइंट में और कुछ नहीं, बस इतना ही पूछा था। ठीक है, चलो अब यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ देखते हैं क्या बोला है। रियो लिमिटेड अंडरटेक्स टू सप्लाई 1000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च। जैन फेब मार्च में इन्होंने सोचा है 1000 यूनिट करके कंपोनेंट इनको सप्लाई करना है। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल ओवरहेड एंड डिवाइड एट द रेट पर लेबर आवर। क्या बोल रहा है, हर मंथ में बैच ऑर्डर जो है, ए बैच ऑर्डर इज ओपनड। ठीक है, ताकि हम लोग अपना डिमांड फुलफिल कर पाए, तो हम लोग एक बैच ऑर्डर जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज मतलब बैच ऑर्डर जो है सोचा जाता है कि कितना बैच में प्रोडक्शन करे अगेंस्ट विच मटेरियल लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल ओवरहेड एंड आर डिवाइड एट रेट ऑफ पर लेबर आवर। तो बैच का एक खर्चा होता है, वही बोल रहा है कि बैच में क्या क्या खर्चा इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पर मटेरियल लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप है। फिर बोल रहा है ओवरहेड को कैसे अप्लाई किया गया है, लेबर आवर बेसिस पे। द सेलिंग प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टेड एट 15 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस जो प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई करने वाले उसका सेलिंग प्राइस 15 है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द प्रॉफिट per unit of the each batch order and the overall position of the order for 3000 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर। हर एक बैच ऑर्डर के अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना है ये हमें कैलकुलेट करके देना है। एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 3000 यूनिट। अगर 3000 यूनिट का ऑर्डर आए तो ओवरऑल पोजीशन मतलब प्रॉफिट कितना होगा। ये लास्ट दिन वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी की तरह ही है। लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। द ऑर्डर डिटेल्स आर, यहाँ पर जैन में ओवरहेड का इतना खर्चा हुआ है, ये रुपीज में दे रखा है, ये सब रुपीज में दे रखा है। ठीक है, जैन फेब मार्च का ये खर्चा हुआ है और लेबर इतना 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 टाइम काम किया है। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करके देना है एक तो कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, और एक स्टेटमेंट बना के देना है। अगर हम लोग 3000 यूनिट का सप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या दिखेगा, मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट of cost and profit per unit of each batch। तो यहाँ पर जैन, फेब, मार्च और एक टोटल। ठीक है, 3 मंथ्स का हमें बोला है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे बैच आउटपुट। ये हमें क्वेश्चन बताया, ये देखो बैच आउटपुट है 1250, 1500 नंबर्स में है। ठीक है, 1500 और 1000, तो टोटल हो जाएगा 1000, 2000, 3000, 3750। ये हो गया नंबर्स में दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग निकालेंगे सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू रुपीज में आ जाएगा। सेल वैल्यू बता रखा है हम लोग को यहाँ पर 15 पर यूनिट। अगर हम लोग 15 पर यूनिट करके सेल करेंगे 1250, तो 1250 इंटू 15, 18750। और ये हो जाएगा 15 इंटू 15 हो जाता है 22,500। ठीक है, 00 और 15, ये हो गया 15,000। तो प्लस 15,000 प्लस 22,500, तो ये हो गया 56,250। 56,250 ये हो गया हम लोग का सेल्स वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट, तब तो पता चलेगा प्रॉफिट वगैरह। तो कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड है, मेटेरियल,
वेजेस या लेबर और ओवरहेड, ठीक है। तो मेटेरियल का खर्चा कैसे दे रखा है देखते हैं। मेटेरियल का खर्चा यहाँ पर बोल रखा था कि एवरी मंथ बैच इज ओपन और डिवाइड, यहाँ पर मेटेरियल दे दिया है हर एक बैच का, यहाँ पर अलग से दे दिया है 6250 9000 5000 लिख लेते हैं। 62 ये तो जस्ट देख के लिखना है, हमें बता दिया है। 9000 5000 टोटल कर लेते हैं। 5000 प्लस 6000 11000 और 9000 20250, मतलब 20250 ऐसे लिख देंगे। वेजेस भी यहाँ पर दे रखा है 2500 3000 और 2000, मतलब 3 2 5 2 7 7500, ठीक है। ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड हमें डायरेक्टली नहीं बताया, बट ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है वो हमें बता दिया है, ठीक है। ये सब तो एक्चुअल बेसिस पे करना है, इसलिए हम लोगों ने एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपन, हर मंथ जो बैच ऑर्डर आता है, विच मेटेरियल लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल, मेटेरियल ये रिकॉर्ड करो, लेबर ये रिकॉर्ड करो, बता दिया है। और बोल रहा है कि ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है, ओवरहेड को अप्लाई करना है पर लेबर आवर बेसिस पे। अभी हम लोग को लेबर आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर लेबर आवर, ठीक है, रेट पर लेबर आवर। रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर देखते हैं। 12,000 रुपए खर्चा हुआ और उसमें लेबर आवर है 4, मतलब 3 रुपीज डिवाइड करने से, और इसमें डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, ये 9000 डिवाइडेड बाई 4500, ये रहा 9000 डिवाइडेड बाई 4500, तो ये हो जाता है 2 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हो गया 2 रुपीज और ये हो गया 3 रुपीज, तो 323, ये हम लोग का ओवरहेड का रेट हो गया। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, ओवरहेड कितना टाइम लगा है उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर लिख लेते हैं, ओवरहेड का आवर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो रेट रेट भी लिखना पड़ेगा, ओवरहेड का हम लोग बना लेते हैं इसमें वर्किंग नोट। ओवरहेड का वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं, यहाँ पर बाकी हो जाएगा, हम पीछे कर लेते हैं इसको। वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर लिखते हैं ओवरहेड पर आवर कितना होगा, तो जैन फेब और मार्च अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ओवरहेड का रेट हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 4000, ये आवर है, मतलब ₹3 पर आवर। अच्छा, इसके बाद है 9000 डिवाइडेड बाई 4500 आवर, तो ये हो जाएगा 2 रुपीज 2 पर आवर, अभी कैलकुलेट किया भी था मैंने। और ये लास्ट है 15,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया ₹3 पर आवर। ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया कि ओवरहेड का रेट पर आवर कितना है, ठीक है। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कित ओवरहेड, अब रेट तो हमें पता चल गया है, रेट हमारा 3 रुपीज करके है, लेकिन टाइम भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लेबर आवर्स कितना है, तभी तो हम लोग उस पे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेबर आवर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें ध्यान से देखना है। देखो टोटल यहाँ पर दे रखा है लेबर का कॉस्ट 2500 और लेबर आवर है 4000, यानी 4000 आवर्स जो है ये, लेकिन टोटल लेबर आवर्स ओवरहेड बेसिस पे यहाँ पर दे रखा है, लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, ये बता रखा है, ठीक है। 2 रुपए करके लेबर को पेमेंट किया जाता है, तो लेबर को अगर 2500 रुपए पेमेंट किए गए लेबर कॉस्ट के हिसाब से, तो कितना टाइम काम किया होगा लेबर ने, 2500 रुपए पेमेंट कर दिया गया है और 1 घंटा काम करने पे 2 रुपए दिया जाता है, ₹2 पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब लेबर ने काम किया होगा, ये डिवाइड करने से 1250 आवर्स, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर देखो लेबर का कॉस्ट है 3000, ठीक है, 3000 आया और 1 घंटा काम करने का 2 रुपए दिया जाता है, तो इसका मतलब लेबर ने कितना टाइम काम किया होगा, 1500 आवर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखते हैं, लेबर का कॉस्ट आया है 2000 और लेबर जो है वो ₹2 पर आवर बेसिस पे काम करता है, मतलब इसने 1000, यहाँ पर 1000 आवर्स लेबर ने काम किया होगा, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ओवरहेड का खर्चा निकाल लेंगे, ओवरहेड पर बैच, ठीक है। तो पहले वाले बैच में लेबर ने 1250 घंटा काम किया है, 1250 आवर्स काम किया है, और ये अप्लाई करना है हमें ओवरहेड का रेट जो है वो लेबर आवर बेसिस पे, जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया है 3 रुपीज करके, तो 1250 इंटू 3,
यहाँ पर यही वाला थोड़ा सा पॉइंट अलग था, ठीक है, लास्ट दिन के क्वेश्चन से यही वाला पॉइंट अलग था, बाकी सेम है। फिर हो गया 1500 आवर्स एट द रेट ऑफ 2, 3000, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 आवर एट द रेट ऑफ 3000, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, 3700 लिखना पड़ेगा, 3000, 3000, 3750 और 3000 एंड 3000, ठीक है। तो 333 9750, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कॉस्ट, इसका टोटल कर लेते हैं और वो सेल्स वैल्यू से लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने लाइन लगा दिया, ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो 3255 10,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3366 प्लस 9 ये हो गया 15,000। अच्छा, और यहाँ पर हो जाता है 12,600 या फिर 500 आ रहा है, देख लेते हैं एक मिनट। 6250 प्लस 2500 प्लस 3750, तो 12,500 आ रहा है, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ जो टोटल कॉलम है 2250 प्लस 7500 प्लस 9750, तो ये हो गया 37,500। ये हम लोगों ने निकाल लिया टोटल कॉस्ट। अब हमें पूछा था प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट, तो प्रॉफिट पर बैच निकाल लेते हैं पहले, प्रॉफिट पर बैच। तो ये हम लोग माइनस कर सकते हैं, सेल्स वैल्यू को ए दे देते हैं, इसे बी दे दिया, ए माइनस बी करने से हमें प्रॉफिट पर बैच पता चल जाएगा। 18750 सेल्स वैल्यू है जिसपे कॉस्ट आया 12500, तो ये 6250, 22,500 माइनस 15,000, 7500, और 15,000 माइनस 10,000 5,000, और यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता है टोटल वाले में 56,250 माइनस 37,500, तो ये हो गया 18,750, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने बोला था, हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड द ओवरऑल पोजीशन। अच्छा, प्रॉफिट पर यूनिट, तो ये हो गया प्रॉफिट पर बैच। अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। तो ये 6250 कितना बैच, ये है नंबर में 1250 यूनिट के लिए इतना प्रॉफिट है, तो 6250 डिवाइडेड बाय 1250 कर लेते हैं, तो आंसर आ जाता है 5, प्रॉफिट पर यूनिट हो गया 5, ठीक है। तो एक बैच में जितना यूनिट हो रहा है ये यूनिट में दिया हुआ था, तो ये हो गया ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। 7500 डिवाइडेड बाई 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये 15,000 1000 यूनिट पे प्रॉफिट हुआ है 5,000, तो ये 5 हो गया, क्योंकि ये बैच में 1000 करके बन रहा है ना, तो उस हिसाब से हो जा रहा है। प्रॉफिट पर यूनिट 3750 और 18750, ये हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3750, तो ये हो जाता है 5 रुपीज, तो प्रॉफिट पर यूनिट हो गया 5 रुपीज करके। तो ये हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा था, वो हो गया। फिर हमें बोला है ओवरऑल पोजीशन, अगर हमारा 3000 यूनिट का डिमांड हमें फुलफिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं वो वाला क्वेश्चन। overall position of the order of 3000 यूनिट। पोजीशन का मतलब ही है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। तो 3000 यूनिट के लिए हम लोग पहले सेल्स वैल्यू डिसाइड करते हैं। सेल्स वैल्यू हो जाएगा 3000 इंटू 15, 45,000। अगर इससे हम लोग टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 3000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, इसके नीचे लिख लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट है 12,500, वो है 1250 यूनिट के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट हो गया 10। अच्छा, इंडिविजुअली यहाँ पर ये 1500 है और यहाँ पर है 15,000, मतलब अगेन 10 हो जाएगा।
और यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट है 10,000 और यूनिट है 1,000, तो ये हो गया हम लोग का 10 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया। और ये टोटल में अगर देखें तो 37,500, 37,500 मतलब 10। तो हर जगह पे कॉस्ट पर यूनिट 10 ही है, तो हम लोग भी यहाँ पर 10 ले लेंगे। ठीक है, हर जगह पे 10 आया है तो इक्वल है। तो 3,000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 10 रुपीज करके 30,000 का कॉस्ट आएगा। तो 15,000 का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है अगर हम लोगों का 3,000 यूनिट का जो है डिमांड आया था। तो यही पूछा था कि 3,000 यूनिट का डिमांड आएगा तो ओवरऑल पोजीशन क्या होगा, बस हो गया और कुछ नहीं था यहाँ पर। लेकिन हमें जो मेन चीज देखना था, हम लोग किस तरह से ओवरहेड का रेट निकालने के बाद लेबर का कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरहेड का कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर पाए पर बैच के लिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या बोला है, एक्स लिमिटेड कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग्स पर एनम टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को 24,000 यूनिट जो है बियरिंग सप्लाई करने का प्रॉमिस का मतलब कमिटमेंट कर रखा है ऑन स्टेडी बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, मतलब कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है 10 पैसा पर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। हमें पर ईयर का चाहिए, तो 10 पैसा मतलब 0.10 इंटू 12 करेंगे तो हमें पर एनम का मिल जाएगा। सेटअप कॉस्ट पर रन का है हम लोग का 324। हमें सेटअप कॉस्ट पर सेटअप ही चाहिए। सेटअप मतलब पर रन, जितना बार मशीन चलेगा उसके पहले सेटअप का खर्चा। कंप्यूट व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज फॉर बियरिंग मैन्युफैक्चर। तो ऑप्टिमम मतलब ये हो जाएगा ईबीक्यू। तो हम लोग पहले ईबीक्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ईबीक्यू यानी ऑप्टिमम रन साइज 2 इंटू एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड है हम लोग का 24,000। सेटअप कॉस्ट बता रखा है हम लोगों का 324 डिवाइडेड बाई 10 पैसा पर मंथ करके है इंटू 12। तो चेक करते हैं कितना होगा। 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 12, जितना भी आया उस पे रूट 3,600 बियरिंग्स। ठीक है, ये अगर हम लोग एक एक बैच में इतने बियरिंग्स जो है प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे लिए ऑप्टिमम यही रहेगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है यहाँ पर, फिर पूछ रहा है एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज ए पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6,000 बियरिंग्स पर रन। ऑप्टिमम तो ये वाला हो रहा है कि एट ए टाइम हम लोग 3,600 बियरिंग्स बनाए एक बैच में। लेकिन बोल रहा है अगर हम लोग कंपनी का अभी जो पॉलिसी अगर है ऐसा कि वो लोग एक बैच में 6,000 बियरिंग्स जो है मैन्युफैक्चर करेगा, तो कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकर एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन साइज सजेस्टेड इन ए। मतलब 3,600 के जगह अगर कंपनी 6,000 करके प्रोडक्शन करेगा तो उसमें कंपनी का कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ये कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा। तो पॉइंट बी, सॉरी सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, साइज रन साइज जो है ऑप्टिमम रन साइज हम लोगों का कैलकुलेट होके आया है ईबीक्यू के हिसाब से आया है 3,600। ठीक है, और हमें बोल रहा है अगर हम लोग 6,000 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा सेटअप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब आ जाएगा दो तरह का कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, कितना ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। तो सेटअप कॉस्ट हम लोग का डिमांड कितना है, डिमांड है 24,000 बियरिंग का। अगर उसे हम लोग 3,600 बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, एक बैच में अगर 3,600, तो हम लोग का कितना बैच का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस केस में हम लोगों को ये कुछ इतने सारे बैचेस के रिक्वायरमेंट हो जाएंगे, मतलब 6.666। ठीक है, और पर सेटअप कॉस्ट हम लोग का कितना है, पर सेटअप कॉस्ट है 324। तो ये मल्टीप्लाई करने से सेटअप कॉस्ट निकल के आ जाएगा, इनटू कर लेते हैं 324। तो इसमें आंसर आया 2160। ठीक है, यहाँ पर 2160 सेटअप कॉस्ट होगा। अगर हम लोग 24,000 का डिमांड 6,000 पर बैच में कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब हम लोगों को 4 बैच में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 बैच में कंप्लीट होगा तो हम लोग का बैच कॉस्ट जरूर कम हो जाएगा। 4 इंटू 324 सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा। ये देखो 129 कितना आ गया, 1296। जहां पर हम लोग का बैच प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सेटअप कॉस्ट भी ज्यादा होगा। यहाँ नंबर ऑफ बैचेस जो है कम हो जाएंगे, सेटअप कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अब कैरिंग कॉस्ट, तो हाफ इंटू
होल्डिंग मतलब एवरेज जो है एवरेज इन्वेंट्री इनटू हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग का कितना है 10 पैसा इंटू 12, ये जितना आएगा। और यहाँ पर भी हाफ इंटू 6000 इंटू 10 पैसा इंटू 12, चेक करते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा 3600 इंटू 10 इंटू 6, 3600 इंटू 6 इंटू 0.1, तो इसमें आंसर आ रहा है 2160। देखो ये होना भी चाहिए क्योंकि ये हम लोग का ईबीक्यू था, ये हम लोग का ईबीक्यू था। ईबीक्यू का मतलब ही होता है जहां पर कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू हम लोग का सेटअप कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पर 2160, यहाँ पर भी 2160, और दो बार 2160 इंटू 2 कर लेते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 4320, ठीक है। अब ये वाला कैलकुलेट करते हैं, 3000 मतलब 36,000 इंटू 0.1, तो ये हो गया 3600, ठीक है। 3600 प्लस 1296, तो ये कितना हो जाएगा 698 और 4896 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो डिफरेंस डिफरेंस चेक करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड, अगर हम लोग ईबीक्यू के जगह 6000 वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा 4896 माइनस 4320, एक्सेस कितना हो जाएगा 4896 माइनस 4320, 576 रुपीज का हम लोग का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इनकट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो 576, अच्छा, तो ये एक्सेस कॉस्ट हम लोग का इनकट हो जाएगा। यहाँ पर वही पूछा था कि कितना होगा। फिर पूछा है कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल फॉलो करते हैं तो हम लोग का होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, तो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू हमेशा होता है हाफ इंटू ईबीक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। ऑप्टिमम मतलब ईबीक्यू, ईबीक्यू में होल्डिंग कॉस्ट ये वाला होगा हाफ इंटू, फिर से एक बार करने बोला है तो कर लेते हैं, हाफ इंटू ईबीक्यू का मतलब 3600 इंटू कैरिंग कॉस्ट 0.10 इंटू 12, और इसका आंसर 2160 आएगा। वो मैंने पहले यहाँ पर किया है इसको कैलकुलेट करते हुए, तो वहां से ही देख के लिख दिया 2160 आ गया, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर यहाँ फोर्थ नंबर पे क्या बोला है, देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये सब छोटा छोटा ही क्वेश्चन, अगर किसी ने यो क्यू कर रखा है तो ये चैप्टर अलग से कुछ मायने ही नहीं रखता है, ठीक है। बस ये जो है ये बैच के ऊपर है, वो जो है हम लोग का बैच साइज नहीं होता है, वहां पर हम लोग का रॉ मटेरियल हम लोग बैच में नहीं डिफाइन करते, ठीक है। ये प्रोडक्शन है तो बैच में डिफाइन करते हैं। ए कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स एट द रेट ऑफ 18,000 कॉलम पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। पास्ट में एक कस्टमर है जिसने 90,000 मेटल कॉलम्स का ऑर्डर किया था और 18,000 कॉलम्स पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, और वो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाता था, यहाँ पर बोला है 18,000 कॉलम्स के हिसाब से एग्जीक्यूट होता था, मतलब एक एक बैच में 18,000 करके ऑर्डर सप्लाई होता था, और पूरे साल में 90,000। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कंप्राइजेस 2120 फॉर मटेरियल, 60 फॉर लेबर एंड 20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड। बोल रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि जो सेटअप कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, क्योंकि सेटअप कॉस्ट को ही प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, तो 2120 मटेरियल सेटअप और ये 60 और ये 20, तो यहाँ पर हो जाता है 2200 टोटल सेटअप कॉस्ट। इट कॉस्ट 1500 टू सेटअप फॉर वन रन, अच्छा सॉरी, ये तो होल्डिंग कॉस्ट हो गया, मैंने सेटअप बोल दिया। यहाँ पर देखो ये हो गया हम लोग का होल्डिंग कॉस्ट, मटेरियल लेबर और ये सबको रखने का खर्चा, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बोला है। अच्छा ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम लोग को बोला है इट कॉस्ट 1500 टू सेटअप फॉर वन रन ऑफ 18,000 कॉलम, 18,000 कॉलम को सेटअप करने का सेटअप कॉस्ट था 1500, ठीक है, फॉर वन रन ऑफ 18,000 कॉलम। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 5%, तो कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगा, जैसे मेटेरियल पे कैरिंग कॉस्ट होता था मेटेरियल के परचेस प्राइस के ऊपर, और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। वहां पर परचेस प्राइस के ऊपर होता था, यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट है, बता दिया है। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन का मतलब ईबीक्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं ईबीक्यू क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का।
2 इंटू एनुअल डिमांड है 90,000, सेटअप कॉस्ट है 1500, ये सब दिया हुआ था, ठीक है। सेटअप कॉस्ट अब डिवाइड करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि 5% करके होगा। और कैरिंग कॉस्ट किस पे लगाएंगे, 5% हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट पे लगता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 2120 प्लस 60 प्लस 20। अच्छा, तो ये हो जाता है 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2200 डिवाइडेड बाई 5%, जितना भी आया उसका रूट, मतलब 1566.6, मतलब 1567 कॉलम्स, ठीक है। तो इसका जो है यूनिट जो है वो कॉलम्स में है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है देखते हैं। फिर यहाँ पर बोला है, ये पॉइंट 1 का आंसर हो गया। पॉइंट 2, इसमें हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट कंपनी इनकर्ड ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ 18,000 कॉलम्स इन ए बैच। तो कंपनी को ये करना चाहिए, इसमें इनका ऑप्टिमम होगा, मतलब जो है कॉस्ट जो है हमारा कम लगेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग 18,000 कॉलम के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो साइज जो है वो अभी फॉलो हो रहा है 18,000, बट होना चाहिए 1567, क्योंकि ये ऑप्टिमम है। तो कॉस्ट क्या क्या लगता है, सेटिंग कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सेटिंग अप कॉस्ट कितना हो जाएगा, डिमांड कितना है 90,000 का डिमांड फुलफिल करते हैं 18,000 पर बैच के हिसाब से प्रोडक्शन करके, और बैच है, एक बैच का कॉस्ट आता है 1500। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 1500, तो ये हो जाएगा 7,500 सेटअप कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90,000, यहाँ पर सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि कम कम करके, कहाँ 18,000 पर बैच, कहाँ पर 1567, ठीक है, काफी कम है इंटू 1500, 90,000 1567 इंटू 1500, तो ये आ रहा है 86,151, 86,151। एक्चुअली ये 86, ये 1567 जो आ रहा है ना, इसको हम लोग ना अप्रोक्सीमेशन के जगह इजीली नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर हम लोग का आ रहा था 2 इंटू 90,000 इंटू 1500, ये देखो 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2200 डिवाइडेड बाई 5%, ये जो भी आ रहा था, फिर मैंने यहाँ पर रूट कर दिया था। अब ये पूरा पॉइंट का जो भी डेटा आया है ना, तो ये कुछ और आ गया, सॉरी सॉरी, ये कुछ और आ जा रहा है, देखते हैं मैंने क्या गलत कर दिया। यहाँ पर 2 इंटू 90,000, 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2200 डिवाइडेड बाई 5%, जो भी आया उसका रूट, हाँ ये वाला आ रहा था। अगर पूरा वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं ना, अब ये 90,000 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, ये हम मेमोरी प्लस कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे 90,000 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू जितना भी आ रहा है, इनटू इनटू करेंगे हम 1500, तो इसमें मुझे जो है आंसर राउंड में सही मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है 8616 ही आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ रहा है मेरा 8616 आ रहा है। 90,000 डिवाइडेड बाय मैंने ये 1567 कर दिया, तो 8616 आ रहा है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं, हाफ इंटू एवरेज इन्वेंट्री यानी 18,000, और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ये हो रहा है 2200 इंटू 5%, चेक कर लेते हैं कितना होता है इंडिविजुअली, इंटू 5% इक्वल टू मतलब 1100, ठीक है। तो ये हो गया 900 इंटू 1100, मतलब ये हो जाता है हम लोग का कितना हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू 18,000 इंटू 1100, 18,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1100, तो ये हो जाएगा 99 लाख आ रहा है।
यहाँ पर लिखेंगे 99 लाख, और ये टोटल करने से आ जाएगा 99 और 07500 99। एक मिनट, इसका टोटल कितना आ जाएगा? ये 9,90,000 आ रहा है, 99 लाख नहीं आना चाहिए, 18,000, मतलब 9,000 इंटू 1100 हो रहा है ना, चेक करते एक बार, 9,000 इंटू 1100, सॉरी, हाँ 110, तो 9,90,000 होगा, सॉरी ये वाला एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दिया है, 9,90,000 होगा, 9,90,000 प्लस 7,500, मतलब 9,97,500, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर भी सेम कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू एवरेज इन्वेंट्री 1567 इंटू 110, ठीक है, तो 1567 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 110, तो ये आ जा रहा है 86,185, 86,185 प्लस 8616, ठीक है, 8616, यहाँ पर 86,185, लेकिन ये दो तो मेरा इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे 86,185, 86,185, और ये मेरा आ रहा है 86,000, नहीं ये तो 86 आया ही नहीं, 8616 आ गया, यहाँ पर शायद कुछ गलत हो गया, 90,000 डिवाइडेड बाई 1567 इंटू 1500, 90,000 डिवाइडेड बाई 1567 इंटू 1,500, तो ये आ रहा है 86,151, अच्छा 86,151 ऐसे आएगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों जो है ना ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये तो ईबीक्यू वाला है, चलो 86,151, 86,185 वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से हो रहा है, ठीक है, प्लस कर लेते हैं 80, यहाँ पर हो जाएगा 86,185, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से हो रहा है, अदरवाइज वो दोनों टोटल एक ही जैसा होना चाहिए, तो 1,72,336, 1,72,336, तो हम लोग का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट 9,97,500, ठीक है, 9,97,500 माइनस 1,72,336 हो जाएगा, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन थे। हैं? এসব ক্যালকুলেশন সব শো করতে হবে, মানে ওই ক্যারিং কস্ট সেটিং আপ কস্ট যে ক্যালকুলেশন গুলো হয়েছে, হ্যাঁ, শো করে দিলে ভালো, সেটিং আপ কস্ট মানে অ্যাট দ্য কোথায় শো রেট, করবো, কলার এর মধ্যে শো তলায় করবো? তলায়, এর তলায় তলায় করবে, আচ্ছা, এর তলায় তলায় করবে, শো করে দিলে ভালো হয়, নালে এই পুরোটা যদি না করতে চাও এর উপরে ফর্মুলাটা লিখে দিতে পারো, হাফ ইনটু এভারেজ ইনভেন্টরি ইনটু ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট পার অ্যানাম, তারপরে এটা ডাইরেক্ট করে দিতে পারো, যে কোনো একটা করবে। ওই আচ্ছা এবার সবকটা ক্ষেত্রে সেটিং আপ সবকটা হ্যাঁ, ক্ষেত্রে। ওখানেও করে দিতে পারো এরকম, এখানে হয়ে যাবে অ্যানুয়াল ডিমান্ড ডিভাইডেড বাই ইবিকিউ ইনটু সেটআপ कॉस्ट पर सेटअप, ऐसे लिख के भी हम लोग कर सकते हैं, अगर पूरा नहीं करना चाहे देन इस पे फॉलो करके जो भी वैल्यूज आ रहा है लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ऐसे भी चलेगा या फिर ऐसे लिख दो, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से ना, ये देखो ये और ये इक्वल आना चाहिए, ये 151 आ गया, ये 185 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों बोलो, क्योंकि ये तो ईबीक्यू है ना, तो ईबीक्यू में तो बराबर होता है, एक्चुअली ये 1567 नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन आ रहा था ना, तभी भी मैंने लिखा था, शायद मैंने कुछ गलत अमाउंट लिख दिया था इसीलिए इक्वल नहीं आया, नहीं तो आना चाहिए, एक बार फिर से चेक कर लें, ये हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 90,000 इंटू 1500, एक बार हम चेक कर लेते फिर से देख लेते आना तो चाहिए, 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये कितना होता है, ये हो जाता है 110, ठीक है, डिवाइडेड बाय 110 कर ले, 110, ये जितना भी आया इसका रूट, ठीक है, इसका रूट 1566, तो उसी को मैंने ऐसे किया था, अब इनटू ये क्या हो जाएगा 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, तो इसको मेमोरी प्लस कर लेते हैं, 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई ये मेमोरी रिकॉल, ये देखो कुछ और वैल्यू दिखा दिया, 3133 नहीं था, एक्चुअली वो मेमोरी में एडेड है, इस वजह से ऐसे हो जा रहा है, तो कैसे मेमोरी से खाली करेंगे,
ये ऐसे हो जाना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हो जाएगा 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 110, इसका रूट, ये आ गया। इसको करेंगे मेमोरी प्लस, अब हो जाएगा 90,000 इंटू 1500, 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल करके देखते हैं, ये कुछ और आ जा रहा है बार बार, 7833, पता नहीं, छोड़ो। तो ये ऐड करने से ये आ रहा है। अब ये दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तुम लोग कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, शायद आ जाएगा। मेरा पता नहीं, यहाँ से मेमोरी सारा हट नहीं रहा है, कुछ और वैल्यू दिख जा रहा है। 997500 माइनस, ये हो जाएगा 172336, 172336, तो ये डिफरेंस आ रहा है 825164, ठीक है, 825164। तो इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगा फालतू में, अगर हम लोग ईबीक्यू के जगह ये वाला फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अब मैंने जो तुम लोग को ठीक करने के लिए बोला वो तुम लोग समझ रहे हो, देखो ऐसे करने से भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो वैल्यू पूरा आ रहा है ना पॉइंट के साथ, वो वैल्यूज को लेके अगर यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर जो है वो सेम आने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। मेरा पता नहीं क्यों यहाँ पर नथिंग इन मेमोरी दिखा रहा है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते, देखो फिर से एक बार देख लेते हो रहा है कि नहीं। 2 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाई इंटू 1500, 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 110 रूट, यहाँ तक तो ठीक आ रहा है। अब ये क्या नया ম্যাম ওটা शुरू, ক্যারিং কস্ট কি লিখেছেন ওটার জন্য? হাফ ইনটু, एवरेज इन्वेंट्री, আচ্ছা ইনটু, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना। मेमोरी प्लस 90,000 इंटू 1500, लास्ट बार देख रहे हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग कैलकुलेटर में कर लो। डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, अब सही आंसर आया, ये देखो ये आना चाहिए ना। अब इक्वल करते 86168, देखो ये 86168 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पूरा अप्रोक्सीमेशन लेके करेंगे ना तो ये हो जाएगा 86168, ये वाला 86168, ठीक है, होना भी चाहिए, देखो ये आएगा, ये लेना चाहिए, ठीक है। इतना डिफरेंस हम लोगों का नहीं लेना चाहिए। अब मैंने पहले भी बोला है, कॉस्टिंग में जब भी ऐसे पॉइंट का बात आता है ना, तो इसके बाद जितने भी डेटा है वो पूरा कैलकुलेटर में लेके हमें करना है, लेकिन लिखने के टाइम ऐसे लिखेंगे पूरा आंसर का जो है, ये हम लोग ऐसे जब क्वेश्चन चेक होगा ना तो फिर उसी बेसिस पे होता है नॉर्मली, तो ऐसे लिखने से भले ही आंसर अलग आए लेकिन आंसर का जो मार्क्स है वो पूरा मिलेगा तुम लोग को, अगर तुम लोग इसका पूरा अप्रोक्सीमेशन को लेके करोगे। 1567 के बाद कैलकुलेटर में जितना भी वैल्यू आ रहा है पूरे को मेमोरी प्लस में डाल दो, फिर 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई वो वैल्यू करो, तब ये आएगा, ठीक है। तो ये और प्लस ये, अब देखो सही होगा, 86168 प्लस हो जाएगा 86185, 86185, तो ये वैल्यू हो जा रहा ম্যাম है ওয়ান 17। हाँ কিছু बोलो, করতে হবে? আরেকবার ওই বলো। 1567 দিয়ে করলে কিছু ভুল হবে না? না ভুল হবে না, কিন্তু কস্টিং এ অ্যাকচুয়ালি এটা কস্টিং এর একটা রুলস কি, যদি আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন আসছে তাহলে পুরোটা নিয়ে সলভ করতে হয়, ঠিক আছে। ওটাতে এক্সাক্ট আনসার আসবে, মানে যে চেক করবে না তার কাছে ওই আনসারটাই অ্যাভেলেবেল থাকবে, তাহলে সুবিধা হবে তার। অ্যাপ্রক্সিমেশন থাকলে ওইভাবেই করতে হয় কস্টিং। হ্যাঁ ঠিক আছে। 824,172 टोटल कॉस्ट 87,000। अच्छा ये आ रहा है हम लोग का। अच्छा यहाँ पर भी वही वाला चीज हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब होगा। यहाँ पर भी 2 इंटू ये वाला वैल्यूज लेना पड़ेगा, 1566 पॉइंट, ये वाला 1566.69890, ठीक है, तब होगा। फिर से ये देखो ये वाला वैल्यू जो है इससे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये 1567 के जगह ये लिखो 1567, बट तुम लोग को लेना पड़ेगा ये वाला 156, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हम देख के लिख देते,
89, तुम लोग कैलकुलेटर में कर लो, तुम लोग का जल्दी होगा, मुझे तो यहाँ लिखने में टाइम लगता है थोड़ा। 036012601281, ये तुम लोग का वैल्यू आ रहा था 1566 होगा यहाँ पर, और एक 6 आएगा 15 को एडिट नहीं कर सकते क्या? नहीं, इसको नहीं कर पाएंगे, फिर से लिखना पड़ेगा। 1566.698903601 आई होप कि अब सही हुआ है ये वाला वैल्यू, इसको भी चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा *101 * 110 डिवाइडेड बाई 2। देखो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, 86168 आ जाएगा, 86168, तब आया ना दोनों इक्वल। अब ये मुझे टाइम इसीलिए लग रहा है, तुम लोग अगर मुझे देख के सोचोगे कि ये काफी डिफिकल्ट है तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखने में ना टाइम लगता है मुझे। तुम लोग अपना कैलकुलेटर का मेमोरी प्लस फंक्शन यूज करोगे, वो काफी जल्दी होता है। इसमें जो मेमोरी प्लस हो जाता है ना, वो मुझे थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होता है, लेकिन कैलकुलेटर से बहुत इजीली होता है। तब हुआ ना ईबीक्यू, दोनों देखो सेम हुआ, तब तो होता है ईबीक्यू। बाकी उस वैल्यू से करोगे तो दोनों सेम नहीं आ रहा है ना, सेम आना चाहिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं 86168 इंटू 2। तो ये देखो 172336, ये हो गया आंसर, 172336, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो। अब अगर वैसे करके भी आ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गलत होगा, लेकिन कॉस्ट में वैसे ही किया जाता है कि हम लोग उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है उस तरह से निकाल लेते हैं। तो 99750 माइनस 172336, तो ये हो गया 825164। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, दोनों में सेम आएगा, ठीक है, तभी जाके दोनों में सेम आंसर आएगा। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगा अगर हम लोग 18,000 कॉलम के हिसाब से काम करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, ये देखो एक ही टाइप का तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी किया हमें एक ही टाइप का क्वेश्चन देखा, क्योंकि इसमें ऐसा ही क्वेश्चन होता है और तो कुछ खास होता नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7, यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होगा यूजिंग बैच कॉस्टिंग, ठीक है, बैच कॉस्टिंग को फॉलो करके बोल रहा है अगर हम लोग ईबीक्यू देखना चाहते हैं तो इसका ईबीक्यू क्या होगा। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पर ही हम दिखा देते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 7 यहाँ पर करके दिखा देते हैं, तुम लोग कॉपी में कर लो। 2 × 2400 एनुअल डिमांड है, इंटू सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच 100, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है 200, इस पे कैरिंग कॉस्ट लगता है 6%। बस हमें बोला ईबीक्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो हम यहाँ पर ही करके दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, तुम लोग कॉपी में कर लो इसको, ठीक है। ऐसे हो गया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 6%, जो भी आया इस पे रूट लग जाएगा, मतलब 200 जो है ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होगा। अब जब तुम लोग करोगे तो ये फॉर्मूला लिख के करना चाहिए, ठीक है। 2AS डिवाइडेड बाई CC कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऐसे करके लिखना चाहिए, और ए का वैल्यू क्या है वो भी लिखो, एस का मतलब, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन रहेगा तो उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हो गया 200, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया इसलिए मैंने यहाँ पर ही करके दिखा दिया। फिर देखो 8th नंबर, इसमें क्या बोला है, ए कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम ऑफ द कॉलम 18। अच्छा, ये तो अभी अभी हम लोगों ने किया, ये वाला अभी अभी हम लोगों ने किया, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो इसको और दोबारा नहीं कर रहे, वो कॉलम वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, ठीक है। तो 90,000 ये वाला मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन हो जाएगा हम लोग का 1567। बस यहाँ पर थोड़ा सा आंसर चेंज आएगा क्योंकि ये 15% बोला है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। तो दिखा देते हैं इसमें क्या होगा, 2 × 90,000, ठीक है, एनुअल डिमांड, और यहाँ पर बोल रहा है 120 60 और 20, मतलब यहाँ पर हो गया 120 60 और 20, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर 200 रुपए, 200 पे 15% जो है लग रहा है, ठीक है। तो 200 इंटू 15% यहाँ पर बोला है, और ये जो सेटअप कॉस्ट है वो 1500 बोला है। अब इसका रूट कर देते हैं, बाकी सेम है, पढ़ के देख सकते हो तुम लोग, बाद में क्वेश्चन हम शेयर कर देंगे ये वाला तुम लोग के साथ PDF। 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 15%,
इक्वल, ये आ गया। अब इस पे रूट लगा दो 3000, इसमें आंसर 3000 यूनिट आएगा। मतलब उसी क्वेश्चन के तरह है, यहाँ पर थोड़ा सा डिजिट इधर उधर कर दिया, ये 200 कर दिया है 2000 के जगह, और यहाँ पर 5% के जगह ये 15% कर दिया है। तो उसके हिसाब से आंसर आ गया। पूछा था कि मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन कौन सा होगा, मतलब ईबीक्यू, तो ईबीक्यू 3000 यूनिट आ गया। बाकी तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो, एज इट इज है, ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम मैंने नहीं दिया। 8th नंबर भी हो गया। अब यहाँ पर 9th नंबर का देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। AB Limited is committed to supply 24,000 bearing per annum to CD Limited on a steady basis। मतलब लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हम करके दिखा देंगे फटाफट, ठीक है। आंसर क्या होगा, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा पर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ, ठीक है। तो ये भी वही 0.10 इंटू 12 हो जाएगा। सेटअप कॉस्ट पर रन बोला है 324, थोड़ा सा वैल्यूज अलग है और कुछ नहीं। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज, मतलब ईबीक्यू, ईबीक्यू हम यहाँ पर दिखा देते क्या होगा, देखो 2 इंटू 24,000 इंटू यहाँ पर 324 डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू 12। तुम लोग चेक कर लो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पर्पस के लिए और कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा, बाकी डिजिट सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है। डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 0.1, जो भी आंसर आया उसका रूट लग जाएगा, मतलब 3600, ठीक है। ये आंसर हो गया 3600 यूनिट्स जो है। ऐसा अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं बियरिंग एक बार में, तो हम लोग का ऑप्टिमम होगा। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन साइज। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, हाफ इंटू हम लोग का हो जाएगा ईबीक्यू जो कि है 3600, और होल्डिंग कॉस्ट कितना है ये वाला, तो 12 इंटू 0.10। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया 6, और ये हो जाएगा 3000। हम यहाँ पर चेक करके देख लेते, 3600 इंटू 6 रुपीज इंटू 0.1, तो ये हो जाता है 2160, ठीक है। तो मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट कितना हो गया, 2160, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट हम लोग को बोला है एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज ए पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बियरिंग पर रन, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट वुड द कंपनी इन कट। अच्छा, ये तो सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है, इसको करके क्या फायदा, बिल्कुल सेम है। इसमें भी वही वाला आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 576। अभी अभी जो करवाया ना, ये देखो थोड़ी देर पहले 576 आंसर आया था, कहाँ पर गया, ये वाला, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम क्यों करवा रहे, छोड़ो, ये तो ये छोड़ ही दो, ठीक है। इसको मतलब हटा दो। इलास्ट्रेशन 9 जो है, ठीक है, हम जब शेयर करेंगे इलास्ट्रेशन 9 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि वो एज इट इज है पहले के क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 10 जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, ये थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब क्या कर सकते हो, लेकिन अलग तरीके से दिया हुआ है तो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, कॉम्पोनेंट gold is made entirely in a cost center 100, material cost is 6 पैसा per component and each component take 10 minutes to produce। एक एक component बनने में 10 मिनट लगता है। machine operator is paid 72 पैसा per hour and machine hour rate is 1.50। setting up of the machine is produced to component gold takes 2 hours 20 minutes। setting up cost मतलब एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का नाम है गोल्ड, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो सेटअप कॉस्ट लगता है, सेटअप टाइम लगता है, वो है 2 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाना है शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर कंपोनेंट। एज्यूमिंग बोला है कि एक एक बैच में अगर 10 कंपोनेंट बनता है, अगर 100 और अगर 1000 कंपोनेंट बनता है तो, ठीक है। तो ये हम करके दिखा देते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप है, मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज होगा। अगर तुम लोग प्रेजेंटेशन समझ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है, कॉस्ट शीट कंपोनेंट गोल्ड का, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 कंपोनेंट बेसिस पे बनेगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 1000। यहाँ पर लिख देते हैं बैच साइज, और यहाँ पर कंपोनेंट बेसिस, कंपोनेंट के हिसाब से बैच साइज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या कॉस्ट निकालेंगे, सेटिंग अप कॉस्ट। क्यों, हमें पूछा ही वही है, देखो हमें पूछा है कि प्रिपेयर कॉस्ट शीट सेटिंग अप कॉस्ट का और टोटल कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट का। तो सेटिंग अप कॉस्ट का हम लोग निकालेंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट का। सेटिंग अप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं मशीन ऑपरेटर वेजेस। सेटिंग अप कॉस्ट में आ जाएगा मशीन ऑपरेटर को दिया गया वेजेस, क्योंकि वो तो सेटिंग अप से रिलेटेड हो जाता है। 2 आवर्स 20 मिनट्स और
ये एक सेटअप का टाइम लगता है, ठीक है। ऑपरेटर को कितना दिया जाता है, 72 पैसा पर आवर बेसिस पे, तो यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट ऑफ 72 पैसा पर आवर, ठीक है, 72 पैसा पर आवर। तो कितना हो जाएगा, 2 आवर्स 20 मिनट्स का मतलब कितना होता है, 2 आवर्स का मतलब हो जाता है 60 मिनट्स करके, तो 60 मिनट्स में 1 आवर, तो 2 आवर्स में 120 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स मतलब 140, और 72 पैसा पर आवर बेसिस पे, तो 140 डिवाइडेड बाई 60 कर दिया मैंने इंटू 0.72, तो ये आता है 1.68, ठीक है, 1.68 हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोगों का हो गया एक कंपोनेंट का, ठीक है। तो फिर 10 कंपोनेंट का कितना हो जाए, ये हमारा 10 कंपोनेंट का हो रहा है शायद, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है ये 100 कंपोनेंट बेसिस पे बता रखा है। हाँ, ये देखो, ये 100 कंपोनेंट बेसिस पे बता रखा है, तो पर कंपोनेंट का कितना होगा, यहाँ पर बताया है ना, ये देखो, कॉस्ट सेंटर 100, मेटेरियल कॉस्ट इज, ये पूरा 100 के ऊपर बता रखा है, मेटेरियल कॉस्ट इज 6 पैसा पर कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट टेक्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, मशीन ऑपरेटर इज पेड 72 पैसा पर आवर एंड मशीन आवर रेट इज 1.50, द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट गोल्ड टेक्स 2 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। तो 2 आवर 20 मिनट्स लगता है, तो ये हो गया। हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं, देखो यहाँ पर 10 के नीचे हम एक बार 2 कॉलम बना लेते हैं, एक लिखेंगे टोटल, एक पर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर भी वही करेंगे, टोटल और पर कंपोनेंट, यहाँ पर भी टोटल और पर कंपोनेंट। तो सेटिंग अप कॉस्ट हम लोगों का कैलकुलेट होके आ गया, वो है 1.68, ठीक है। सेटिंग अप कॉस्ट हो जाएगा 1.68, ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, टोटल सेटअप कॉस्ट है, ठीक है। और सेटअप कॉस्ट पर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10, ये अगर 10 मतलब 10 बैच है, मतलब 10 कंपोनेंट के हिसाब से बैच बना हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाई 1.68, तो सॉरी 1.68 डिवाइडेड बाई 10, एक एक कंपोनेंट का 0.168, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0.0168, यहाँ पर हो जाएगा 0.00168, एक एक करके जीरो यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 है, 100 है, 1000 है, उस हिसाब से मैंने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा खर्चा, दैट इज ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स का खर्चा कितना हो जाएगा, ओवरहेड्स का खर्चा देखो यहाँ पर बोला है 1.50 पर आवर, मशीन आवर रेट के हिसाब से, ठीक है। ओवरहेड्स जो है यहाँ पर 2 आवर्स 20 मिनट्स एट द रेट ऑफ 1.50 पर आवर बेसिस पे, तो अगेन वैसा ही होगा, 2 आवर्स 20 मिनट्स का मतलब 120 प्लस यहाँ पर 20, यानी ये हो गया 140 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये हो जाएगा कुछ इतना, अरे ये इतना ज्यादा कैसे आ गया, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 60, 120 प्लस 20 मतलब 140 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, तो ये आ जाता है 2.33 इंटू 1.5, तो ये 3.5 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 3.5, यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके, टोटल 3.5 आ रहा है ओवरहेड का। और पर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3.5, ये डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.35, यहाँ पर आ जाएगा 0.035 और यहाँ पर आ जाएगा 0.0035, ठीक है, 0035, 100,000 के हिसाब से पर कंपोनेंट का खर्चा निकल के आ जाता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सा खर्चा हो जाएगा, मेटेरियल कॉस्ट का खर्चा लगेगा। ये देखो मेटेरियल कॉस्ट है 6 पैसा पर कंपोनेंट, तो वो भी लिख लेते हैं, मेटेरियल कॉस्ट 6 पैसा मतलब 0.06 पर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 0.06, 0.06, यहाँ पर भी 06 लिखेंगे, 0.06, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 0.060, यहाँ पर आ जाएगा 0.060, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 0.060। अच्छा,
अच्छा, ये वाला चेंज होगा ना, ये वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से, यहाँ पर ये वाला, ये पर कंपोनेंट तो बता दिया, ये टोटल वाला चेंज होना चाहिए ना। ये देखो, ये पर कंपोनेंट इतना बता दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.60 इंटू 10, ये 10 करने से 6 रुपीज 60 पैसा होगा, ठीक है। इसमें 10 इंटू करेंगे, इसमें 10 इंटू करेंगे, ये 6 रुपीज आ जाएगा, इसमें 10 इंटू करें 1000 इंटू करेंगे, ये 60 रुपीज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये पर कंपोनेंट बेसिस पे बताया था। और बाकी चीज जो है, ये मशीन ऑपरेटर का ये पर आवर बेसिस पे बताया था, और मशीन आवर रेट ऐसे 1.50, द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट गोल्ड टेक्स 2 hours 20 minutes, ऐसा बोला था, ठीक है। तो ये 100 के हिसाब से बता रखा था, यहाँ पर कंपोनेंट बता दिया, तो ऐसे होगा। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दूसरा खर्चा, मशीन ऑपरेटर का खर्चा। मशीन ऑपरेटर वेजेस, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हमें बता रखा है, यहाँ पर हमें बता रखा है कितना करके होगा। द मशीन ऑपरेटर इज पेड 72 पैसा पर आवर बेसिस पे बता रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, देखो। 100/60, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये पूरा 100 के डिटेल्स पे बता रखा है, ठीक है। 100 ये जो कॉस्ट सेंटर है, जो डिटेल्स दे रखा है, वो 100 के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है 72 पैसा पर आवर, ठीक है। तो 100 यूनिट्स बन रहा है, और यहाँ पर 60, एक मिनट, इसको अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पर करेंगे तो नहीं होगा, बड़ा कैलकुलेशन है, यहाँ पर करके दिखाते हैं वर्किंग नोट के हिसाब से। यहाँ पर लिखते हैं 10 कंपोनेंट, अलग अलग कर लेते हैं, 10, 100 और 1000, ठीक है। तो ऑपरेटर वेजेस, अच्छा, 10 ये देखो 72 पैसा करके दे रखा है पर आवर, और यहाँ पर कंपोनेंट बनाने में हमारा टाइम लगेगा, ये कहाँ पर बोल रखा था, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। अच्छा, कंपोनेंट गोल्ड इज मेड एंटायरली इन कॉस्ट सेंटर 100। अच्छा, मेटेरियल कॉस्ट इज 6 पैसा पर कंपोनेंट, एंड ईच कंपोनेंट टेक्स, एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट्स लगेगा, ठीक है। एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट्स लगेगा, तो 10 कंपोनेंट बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 0.72 के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10 टाइम टेकन इन मिनट्स, ये लिख देते हैं, टाइम टेकन इन मिनट्स बाय मशीन ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड मशीन इज 10 minutes पर component, एंड वेजेस 0.72 पर आवर, ठीक है। ये है 0.72 पर आवर, ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटर को कितना वेजेस देना पड़ेगा। तो 10 कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पर 1 मिनट में बनता है 10 मिनट्स पर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो 10 कंपोनेंट्स बनाने में कितना मिनट लगेगा, एक कंपोनेंट में 10 मिनट, 10 कंपोनेंट में 10 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर 100 मिनट्स लग जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 100 मिनट्स। पहले टाइम निकाल लेते हैं, एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट, तो 100 कंपोनेंट बनाने में 1000 मिनट्स लगेगा, ठीक है। एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट, तो 1000 कंपोनेंट बनाने में टाइम लग जाएगा 10,000, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हम लोगों ने मिनट्स निकाल लिया कि कितना मिनट्स लगेगा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये जो वेजेस है वो आवर्स के हिसाब से दिया जा रहा है, 100 मिनट्स मतलब कितना आवर, 100/60, और उतने आवर पे 72 पैसा करके पेमेंट करेंगे। 1000 मिनट्स मतलब कितना आवर, 1000/60 इंटू 0.72, और यहाँ पर हो जाएगा 10,000/60 इंटू 0.72, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये रहा 0.72 डिवाइडेड बाई 60, पहले ये कर लेते हैं, ये हो गया 0.012 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.2, यहाँ 12 हो जाएगा, ये 1
120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ऑपरेटर का वेजेस, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर 1.2, यहाँ पर हो जाएगा 1.2, ये हो गया पर कंपोनेंट 12, और ये हो गया 120, ठीक है। अब हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर कितने के हिसाब से, ये हो गया हम लोग का टोटल, और ये डिवाइड करने से 0.120 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.12, और ये आ जाएगा 0.12, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड। अच्छा, ये इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये हो गया वर्किंग नोट 1 से, यहाँ पर वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, ओवरहेड का कैलकुलेट कर लेते हैं। ओवरहेड का क्या हो जाएगा, ओवरहेड देखो यहाँ पर टोटल ओवरहेड का एक्सपेंसेस बोल रखा है 1.50, ये देखो मशीन आवर रेट इज 1.50, तो एट द रेट ऑफ 1.5 पर मशीन आवर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना टाइम मशीन यूज हो रहा है, वही 100/60, 1000/60 ऐसे करके, तो 100/60 इंटू 1.5, 1000/60 इंटू 1.5, और 10,000/60 इंटू 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल करने से 2.50, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करने से 25, और यहाँ पर हो जाएगा 250, डिवाइड करके देखो 4 आ रहा है ना, तो ये हो गया 2.5, 25 और 250, तो इसको लिख लेते हैं इधर। पहला आया है 2.5, ठीक है, इसको डिवाइड करने से 0.250 आ जाएगा, ये हो गया 25, इसको डिवाइड करने से 0.25 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया 250, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 पर कंपोनेंट के हिसाब से 0.25। अब 10 कंपोनेंट के हिसाब से हम लोगों ने टोटल वाला कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर टोटल कर लो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट यही पूछा था हम लोग को, टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल में 1.68, 3.5 और 0.60, 1.2, 2.5, ये सब टोटल करने से आएगा यहाँ पर 9, पहले इसको कर लो 0.948 आएगा, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें 10 मल्टीप्लाई कर लो, 9.48 आ जाएगा। अगेन इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये पूरा कैलकुलेट करने से पर यूनिट में आ जाता है यहाँ पर 0.4818, अब ये इंटू 100 हो जाएगा तो 48.18, और इधर कॉलम का टोटल करोगे तो 0.43518, तुम लोग करके देख लेना, ठीक है। हम एक बार आंसर से लिख रहे हैं क्योंकि इसमें नहीं तो काफी टाइम लगेगा इसको ऐड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करके हुआ, मैंने पहले क्या किया यहाँ पर बता देते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने सेटिंग अप कॉस्ट निकाला, देखो हम लोग को 10, 100 और 1000 के हिसाब से कैलकुलेट करने बोला है, तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम बनाए, एक टोटल और एक पर कॉम्पोनेंट। तो हम लोग के पास क्या क्या अवेलेबिलिटी था डेटा का, देखो हम लोग को बोला था कि 10, 100 और 1000 के हिसाब से करके दिखाना है, तो मैंने लिख दिया 10, 100 और 1000 टोटल और पर कॉम्पोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग को बोला सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट क्या होता है, मशीन का सेटिंग अप कॉस्ट होता है 72 पैसा पर आवर करके लगता है, मशीन को सेटअप करने का टाइम लगता है पर बैच के हिसाब से, टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट द, यहाँ पर सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट गोल्ड टेक्स 2 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। तो 2 आवर्स 20 मिनट्स के हिसाब से यहाँ पर हम लोग को 72 से मैंने डिवाइड करके दिखाया तुम लोग को, ठीक है। मतलब 2 इंटू 60 प्लस 20 ये आया था, डिवाइडेड बाई 60 करने से आवर आ गया, ठीक है। 2.33 इंटू 0.72, तो यहाँ पर वैल्यूज आया था 1.68, ठीक है। 1.68 टोटल हो जाएगा, यहाँ पर बोला है पूरे प्रोडक्शन करने का, यहाँ पर बोल रहा है इतना टाइम लगेगा, तो सेटअप कॉस्ट का टोटल ये हो गया। अब पर कंपोनेंट के हिसाब से यहाँ 10 कंपोनेंट का, यहाँ 100 का, यहाँ 1000 का। फिर ओवरहेड का भी वैसे ही हम लोगों ने 1.50 टोटल लिखा, फिर डिवाइड कर दिया। फिर हम लोग को मशीन, ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, यहाँ पर मशीन का मेटेरियल कॉस्ट बता रखा था, वो हमें पर कंपोनेंट के हिसाब से बता रखा था 6 पैसा, तो ये पर
कंपोनेंट के हिसाब से मैंने लिखा 6 पैसा करके, ठीक है। अब 0.06, 0.06, 0.06, तो टोटल कैसे हुआ, इसमें 10 इंटू, इसमें 100 और इसमें 1000। मशीन ऑपरेटर का मैंने दिखाया किस तरह से होगा, सिमिलर तरीके से ओवरहेड का खर्चा, मतलब ये प्रोसेसिंग और ये सेटअप कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग को वही पूछा था कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल एंड पर कंपोनेंट, तो टोटल एंड पर कंपोनेंट दोनों ही कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब ये तुम लोग एक बार चेक कर लेना सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो बैच कॉस्टिंग जो है इसमें और कुछ है नहीं, ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग जो है जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी ऐसा छोटा ही चैप्टर है, आई होप कि वो एक क्लास में भी हो सकता है, एक या और एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।